आपकी अपनी प्राची अधिकारी। दोस्तों, मैं आना तो कल चाहती थी लाइव, लेकिन कल मैं नहीं आ पाई क्योंकि मैं कल अपने निजी कार्यों में व्यस्त थी। प्लस जब मैंने ये देखा और ये सुना कि लाल किले की प्राचीर पे एक खलिस्तानी झंडा फहराया जाता है और हमारे देश के गौरव और हमारे देश के चिन्ह का अपमान होता है, तो मानिए जहां मैं खड़ी थी वहीं खड़े खड़े मेरे आंखों से आंसू आने लगे। मैं मोदी जी से आज यहां से सवाल करना चाहती हूं क्योंकि मैं शायद अपनी जान भी अपने संगठन के लिए दे सकती हूं, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूं कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो आपको उन लोगों के सेंटिमेंट हर्ट करने की इजाजत दे रही है जिन्होंने आपको चुन के भेजा है। और मैं ये भी जानती हूं, जब मैं ये सवाल करूंगी तो जो देश के शत्रु हैं, जो चाहते हैं कि हम अपने संगठन या जिस पार्टी को हम या जिस लीडरशिप को हमने चुन के भेजा है उससे हम नाराज हो जाएं, ये चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने पिता तुल्य प्रधानमंत्री से सवाल ना करें, क्योंकि अगर हमारे घर में भी कभी हमारा मन मुटाव होता है तो हम अपने पिता को हाथ जोड़ के ये कहते हैं कि आपका हम आदर करते हैं, हम आपके बच्चे हैं, लेकिन ये बात हमें पसंद नहीं आ रही है, आखिर आपने ऐसा क्यों करा। तो हम सवाल पूछते हैं और हम उनकी हिम्मत बनाते हैं। मोदी जी, मजबूत सरकार वो होती है जहां मजबूती से निर्णय लिए जाते हैं। मैं मानती हूं अमित शाह जी ने 4 बार चश्मा ऊपर नीचे करा, वो जरूर कुछ सोच रहे होंगे, मीटिंग हो रही है, बैठकें हो रही हैं, आपने कुछ सोचा होगा। लेकिन मोदी जी, एक बात समझ में नहीं आती, अगर यही अमेरिका में हुआ होता, अगर वो कोई व्यक्ति ऊपर जाके व्हाइट हाउस के ऊपर जाके या कहीं जाके झंडा फहरा रहा होता, अमेरिकी फ्लैग के अलावा कोई और झंडा फहरा रहा होता, तो उसको एक टेरर अटैक मान के उस स्नाइपर उसको गोली मार देता। तो मोदी जी, मैं ये चाहती थी कि आपने जब इतनी सेना वेना सब बुला ली, गृह मंत्रालय के ऑर्डर थे, सब कुछ था, तो आपने इतनी देरी क्यों करी। और जब वो आदमी पहला व्यक्ति वहां पर चढ़ा, वो तोड़ते हुए वो उस एरिया पे आया, प्रोहिबिटेड एरिया में, तो पहली गोली क्यों नहीं चली? क्यों नहीं हमारे सैनिकों को इतनी इजाजत थी, हमारे सुरक्षा वालों को इतनी इजाजत थी कि वो गोली मारते? अगर एक गोली मरती, एक गोली पड़ती, तो हो सकता था एक आदमी की, व्यक्ति की मौत से जो दूसरे लोग थे वो डर जाते। अगर डरते नहीं भी तो दूसरा व्यक्ति आता, दूसरा व्यक्ति। तो इतनी मीनारों की आदत तो हमें वैसे भी है, इतनी देश में मीनारें, तो ये तैमूर लंग जो इतनी मीनारें बना के 1.5 लाख हिंदुओं की मीनारें बनाई थी, ऐसे मौत का मंजर तो हमने देखा है। लेकिन मौत का मंजर वो होता है ना, उसमें हमें दुख होता है, एक मौत के मंजर पे हमें दुख होता है, लेकिन एक मौत होती है जो हमारे देश का विरोधी होता है। अगर ऐसे लोग मर जाते हैं तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं देश के किसी काम की नहीं और मैं मर जाऊं तो मेरा कुछ होना ना होना देश के लिए किसी काम का नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को आपने क्यों नहीं मारा? आप लोग स्वयं कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो फिर इन खलिस्तानियों का कैसे धर्म हो गया? अगर इनको यही सब चाहिए, पहली बात तो खालसा पंथ की स्थापना यहाँ तो हुई नहीं है, जहां हुई है वहां से लेते नहीं, वहां से हिम्मत नहीं है। गुरपाल चावला है, कौन है जो पाकिस्तान में टट्टू है बेचारा, वो क्या करे, उसकी भी मजबूरी है। वो टीवी में आके इंशाल्लाह जरूर करता है फिजा के साथ, जो उनकी एंकर है, लेकिन वो वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु जी दी फतेह नहीं बोल सकता, बोले सो निहाल सत श्री अकाल नहीं बोल सकता। वो खालिस्तान की तारीफ करता है और कहता है मोदी गवर्नमेंट इंतहा पसंद है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि उसका मोदी से क्या लेना देना। मोदी जी ने क्या उसकी बहन को बलात्कार करा है कि क्या करा है, कि उससे तो मोदी जी का कोई लेना देना नहीं है। वो फिर भी भौंकता है ना, वो यहाँ का नागरिक है, लेकिन वो बोलता है बेचारा क्या करे, क्योंकि वो पाकिस्तान में है, वो घर का धोबी का कुत्ता है, ना घर का ना घाट का। वो लोग बोलते हैं, वो लोग जो करते हैं चलता है। लेकिन आपने देखा होगा शत्रु के देश में भी अगर कोई आक्रमण होता है तो पाकिस्तान की पुलिस क्या करती है? घर से निकालती है, मारती है। हम बलूचों का साथ देते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप उनके नजरिए से देखो, वो अपने इस्लाम को बचाने के लिए क्या क्या नहीं करते। लेकिन हमारे वहां जो लोग आपके मतलब हार्डकोर वोटर्स हैं, जिन्होंने आपको निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाया है कि आप धारा 370 जैसे निर्णय ले लेते हैं। मोदी जी, जब महबूबा मुफ्ती कहती है कि खून की नदियां बह जाएंगी, आप उस वक्त नहीं घबराते, आपको पता था कि वहां हो सकता है कुछ हो जाए, लेकिन वहां आपने निर्णय लिया मजबूती से। आप 30A को मिटाने की बात कर रहे हैं, आप इतनी चीजें कर रहे हैं, राम मंदिर का फैसला ले आते हैं, तो ये क्या चीज थे मोदी जी? अगर कोई भी आक्रमण कर रहा है, अगर मान लीजिए वहां पर आक्रमण होता है, कहां पर हमारी विधानसभा में या लोकसभा में आक्रमण होता है, सांसद भवन में, तो उसको आप एक्ट ऑफ टेरर मानते हैं। लेकिन यहां पर एक्ट ऑफ टेरर क्यों नहीं? ये भी तो हमारे देश के प्रतिचिन्ह हैं।
कोई भी हमारे देश के चिन्हों के साथ छेड़छाड़ या अमर ज्योति कोई भी अगर वहां एक्टिविटी होती है तो किसको आखिर हम प्लीज कर रहे हैं? अपीसमेंट आखिर किसका हो रहा है? आप लोग भी तो बहुत कंप्लेन करते थे कि भाई ये फला फला सरकार कांग्रेस की अपीसमेंट कर रही है मुसलमानों का, लेकिन आप नहीं कर रहे। आपने खलिस्तानियों के कितने केसेस वापस लिए हैं? क्यों लिए मोदी जी? ये आखिर आपको क्या देने वाले? इनकी विचारधारा आप केस लेकर वापस नहीं कर सकते। ये ऐसे ठुस दिमाग के लोग हैं, ये कहेंगे अरे मोदी डर गया, वो जो बोल रहे हैं ना हाय हाय मोदी मर गया, मर जा तू। अगर मोदी जी पराक्रम दिखाना है, आपने बालाकोट में दिखाया, आपने गलवान की घाटियों में दिखवाया कि हम ये नहीं कह रहे कि आप लड़ने गए, लेकिन आपने सेना को इतना अधिकार दिया कि वो मजबूती से खड़ी रही। तो यहाँ पर आपने जो सैनिक भेजे, इनको आखिर आप लाए क्यों? अगर आपने इनके तंबू नहीं खुलवाने थे, आज भी सिंघू बॉर्डर पे अटके हुए हैं, इनकी हिम्मत कैसे हो रही है? और जो ये जितने नेता हैं, जो 500 संगठन थे, इनमें से 32 संगठन आपसे मीटिंग कर रहे थे और जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा था, पहली बात इनको मुंह लगाने की जरूरत क्या थी? अरे भैया, देश में कानून कितने आप बनाएंगे? कोई नाराज हो जाएगा, कोई नाराज हो जाएगा, कोई सीए का विरोध करेगा, कोई किसी का। आप जब झुकना नहीं चाहते तो आप खुद कहते हैं ये संजोग नहीं प्रयोग है, तो ऐसे प्रयोग को आप क्यों जगह दे रहे हैं? आखिर आप ये क्यों नहीं मानते, ये क्यों नहीं समझते कि इनको अपीज करके आपको ढेला भर ना वोट मिलना है? और वो जो नोबेल पुरस्कार का सपना है ना मोदी जी, आप पहली बात जान लीजिए, नीदरलैंड हो या नॉर्वे हो, इनमें जिहादी गैंग भरे हुए हैं। ये मलाला यूसुफ को एक हीरोइक कैरेक्टर बना के खड़ा कर सकते हैं कि उसने गोली खाई, उसको तालिबानियों ने गोली मारी, उसको ये दिला देंगे, क्योंकि उसके लिए फंड रेस करके इमरान खान अपना हिस्सा ले लेगा और उसको हमारे ही भारत के खिलाफ जिहाद के लिए इस्तेमाल करेगा। वो मलाला यूसुफ जिसको हिंदू औरतों की, सिख औरतों की प्रताड़ना नहीं दिखी जाती, जिसका औरतों के लिए लड़ाई जो है धर्म के आधार पर देखकर तय होती है कि किस औरत के साथ जाती हुई, अगर वो मुसलमान है, सुन्नी है तो ज्यादती हुई है तो वो देखती है, लेकिन अगर वही औरत अगर हिंदू की बेटी या सिख की बेटी या वो किसी बलूच की बेटी है, यजीदी की बेटी है या क्रिश्चियन है, तो उसकी उत्पीड़न उसको दिखाई नहीं देता। तो आप ऐसे लोगों से क्या उम्मीद करते हैं? ऐसी जूरी से वो नोबेल पुरस्कार देगी? मोदी जी, आपके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार ये है कि आप अपना पुरुषार्थ दिखाएं। आप जब सारे फैसले लेते हैं हम आपके साथ होते हैं, आप नोटबंदी करते हैं हम आपके साथ होते हैं, चाहे हमारा नुकसान हो या फायदा, हम सिर्फ ये देखते हैं कि हम अपनी मौजूदा सरकार के साथ हैं। मैं आपका विरोध नहीं कर रही, कुछ चंद सवाल हैं जो मेरे दिल में हैं, एक भारतीय नागरिक होने के नाते, राष्ट्र प्रेमी होने के नाते। और राष्ट्र प्रेमी का मतलब ये भी नहीं है मोदी जी कि मेरा राष्ट्र हित चाहूं तो मैं आपसे सवाल ना करूं। सवाल पूछना किसी सरकार की चाटुकारिता करना नहीं होता। हम संगठन के साथ हैं, संगठन को हम मजबूती से खड़ा हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन मजबूती से, कमजोर नहीं। मोदी जी, आपकी हम ताकत हैं, आपके साथ जनता का सेंटीमेंट है। आप क्यों नहीं ये राकेश टिकैत की गिरफ्तारी करते? किसने बना दिया इस राकेश टिकैत को? ये लोग नहीं बना रहे, चंद लोग, आप बना रहे हैं। इतनी आप जो इनको आपने इतनी खुली छूट दे रखी है, पहले दिन ही अर्धसैनिक बल बुला के तंबू उखाड़ दिए होते और इसकी गिरफ्तारी कर दी होती, और यूपीए के अंतर्गत इसको यूएपीए के अंतर्गत इसको जो टेरर एक्ट होता है उसके अंतर्गत इनको ले लिया होता, कल आपने इनकी गिरफ्तारी कर दी जाती तो एक बहुत बड़ा संदेश जाता कि हिंदुस्तान में, भारत में इस तरह के त्राहम करने वाले लोगों को, आतंक मचाने वाले लोगों को सिर्फ उग्रवादी और आतंकी समझा जाएगा, इनको बख्शा नहीं जाएगा। तो मोदी जी, आपके साथ कितने लोग और खड़े हो जाते, आपके मुरीद हो जाते। आप सोचते हैं कि कनाडा के किसी प्रधानमंत्री को आप प्लीज कर देंगे या किसी समुदाय, किसी पंथ को आप प्लीज कर देंगे? तो मोदी जी, इससे आपकी मजबूत साख पे कमजोरी का निशान लग जाएगा। मैं जानती हूं कि आप आने वाले वक्त पे कुछ निर्णय लेने की सोच रहे होंगे, लेकिन मोदी जी, आप इनको कम मत आंकिए। ये अगर ये विफल भी हो गए तो कहीं ना कहीं अपनी छाप ना छोड़ जाएं, क्योंकि बुरी चीजें छाप छोड़ जाती हैं। अगर आपने कल ही इनकी गिरफ्तारी करवा दी होती, इनको एक्सपोज करने के इंतजार के चक्कर में जो हुआ है, कितना शर्मसार करने वाला है वो कांड। ट्रंप जैसा लीडर जिसके समर्थक गुंडागर्दी करते हैं तो वो तक कह देता है कि ये एक्ट ऑफ टेरर है, आप मेरे समर्थक हो लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो तक कह देता है। तो मोदी जी, कल आप भी आके एक बार कह देते और अमित शाह आके कह देते कि ये जो, और आज भी इनको किसान नेता बोला जा रहा है, टीवी वाले बोल रहे हैं किसान नेता। कौन से किसान नेता? ये फर्जी किसान
नहीं, ऐसा ना हो कि इनके चक्कर में जो असली किसान हैं उनको लोग वो करें। कि जितने किसानों को मैं सुन रही हूँ, असली किसान जो है वो कहते हैं कि हम बिल के खिलाफ नहीं है, बस एमएसपी ले आइए। लेकिन राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव, इनका जन्म कुंडली ये है कि इनको देखिए, जब अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ तो पैदा हो गया केजरीवाल। केजरीवाल जो अपना कभी जॉब ढंग से नहीं कर पाया, जो छुट्टी लेकर वेतन लेता रहा, और वो रहा वहाँ पर कहाँ यूएस में पढ़ने के लिए गया, पढ़ाई के नाम पर वहाँ पर वो वामपंथियों से मिला, उसने सऊदी अरेबिया से फंडिंग ली और यहाँ आके परिवर्तन नाम का एनजीओ खोल दिया, यहाँ अपनी पैड बनाने लगा और धीरे 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 धीरे, काम धाम तो था नहीं। जो अपनी जॉब के साथ वफादारी नहीं कर पाया वो देश के साथ क्या वफादारी करेगा। ये जब से आप पार्टी आई है ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं जिनका कोई नामो निशान नहीं है। दिल्ली से लोगों को भगाना, बिहारी और यूपी वालों को भगाना, ताकि वहां पर रोहिंग्या मुसलमान बस जाएं और वहां पर जो है उनका रिप्लेसमेंट हो जाए और इसके वोटर तैयार हो जाए। पर ये भूल गया, जिस दिन वो लोग पूरे खड़े हो गए तो इस केजरीवाल को कहीं खड़े नहीं होने देंगे। अब अपनी शाख वो बना रहा है योगेंद्र यादव और राकेश टिकैत, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि उनको केजरीवाल से तो कुछ मिला नहीं, अब वो कुछ बन जाएं, 3-3 करोड़ इनको मिल जाएं तो ये अलग हो जाएं, उसके बाद अपनी पार्टी को मजबूत करें। और ये सोच रहे हैं कि इस तरह का उपद्रव करके अपना वर्चस्व कायम करें। इनका वर्चस्व कायम नहीं होने देना चाहिए। और मैं जनता से भी सवाल करती हूँ, जब आप खिड़की खोलते हैं, खिड़की खोल के आपको उपद्रवी दिखाई देते हैं, कहाँ गए वो पत्थरबाज जो अपने लोगों पे, दूसरों पे पत्थर मारते हैं? इनका सर क्यों नहीं फोड़ा कल तुमने बाहर आके? मुझे इस देश के लोगों से इतनी शिकायत है, अपने हिंदुओं से, तुम बाहर क्यों नहीं निकले? क्यों नहीं निकले? और ये मुसलमान जो अपने आप को नागरिक कहते हैं इस देश का, वो क्यों नहीं? कल पत्थर कहाँ गए थे तुम्हारे? अरे तुम निहत्ते निर्दोषों पे पत्थर चलाते हो। कल अगर तुम पत्थर चलाते तो तुम्हारे लिए बैठ के आज मैं ताली बजाती यहाँ पर। और जो हिंदू खिड़की खोल के इनको देखते हैं कि भीड़ आ रही है, दरवाजे खोल के देखते हैं कि अरे बाप रे बंद कर लो, ये तो उग्रवादी हैं। आप कहाँ थे? आप कल बचा नहीं सकते थे भारत को? इस तरह का नंगा नाच, इस तरह की नंगी चीज। और बहुत अच्छा करा तुमने खालिस्तानियों, तुम्हारी वजह से सरदारों की छवि इतनी खराब हुई है। तुम क्या कहते हो कि तुम्हारे बेटे फौज में नहीं जाएंगे? अरे तुम पहले अपने बच्चों को जरा चरस गांजे से बचा लो। वो पाकिस्तान जिसके तुम नारे तकबीर इंशाल्लाह कर रहे हो, पहली बात, तुम्हारे उसमें कई तो नकली जूड़ी वाले हैं, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम क्या सरदारों की बात करोगे? तुम क्या सिखों की बात करोगे? तुम पहले खुद ही सिख बन जाओ। और दूसरी चीज, जिन गुरुओं ने अपनी कुर्बानी दी है, उन गुरुओं के नाम पे आप नई कहानी बनाते हो। तुम्हारी कहानी मैं बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। भगवे के नीचे सबने अपनी जान दी, अपने प्राण दिए हैं। अकाल तख्त की स्थापना कहाँ हुई, कैसे हुई, जरा पढ़ लो। और अगर इतनी हिम्मत है तो लव कुश की नगरी में जाओ, वहाँ इस्लामाबाद पे हमला करो और वहाँ से लो, और यहाँ का पंजाबी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमसे अलग होने की बात करते हो। तुम्हें ना बलूचों की तरह मार दिए जाओगे और सिंध की तरह मिटा दिए जाओगे, ठीक है? अपना हाल ईरान के पारसियों जैसा मत करो। अपने पंथ के हो, अपने पंथ के दायरे में रहो, वरना तुम्हारा वर्चस्व यही लोग मिटा देंगे जिनके लिए तुम बने हो। गुरपाल चावला की मजबूरी मैं समझती हूँ। वो बेचारा क्या करेगा? उसको तो यही नहीं मालूम कि उसका जो एमपी था, सिख एमपी, वो वहां पर इतनी ज्यादती सह रहा था कि वो वापस आया। और एक क्रिकेटर था जिससे 2-3 साल पहले मेरी बात हुई थी, वासी नाम था, क्या था, उसको हिंदू होने के कारण क्रिकेट बोर्ड ने हटा दिया था। उससे कहा गया था तुम्हारे पास 2 चॉइस है, या तो धर्म परिवर्तन कर लो या तुम नौकरी से हाथ धो बैठोगे। तो उसको पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने निकाल दिया था प्लेयर से। अब बताइए, जो अच्छा खेलता था, सब कुछ करता था, उसके साथ क्यों इतना भेदभाव हुआ? तुम इतने खालिस्तानियों के साथ अच्छा होता है तो तेरे ग्रंथी की लड़की को क्यों उठा लिया? पहली लड़की तो नहीं उठाई, 2 लड़की उठाई थी। ये लड़की तो अब आपके सामने केस आया। इससे पहले जो 4 साल की लड़की ग्रंथी की गई थी खेलते हुए, उसकी कहानी तो आपको पता ही नहीं है। 4 साल की ग्रंथी की लड़की गई खेलते हुए, उसको अपने साथ ले लिया, उसके बाद केस चला, उन्होंने कहा भैया छोटी लड़की है, छोड़ दो। तो बोलते हैं नहीं, तो कहते हैं ठीक है, अब ये मदरसे में रहेगी, जब 16 साल की होगी तो फैसला होगा। अब वो बच्ची 2 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची वहां रहेगी मदरसे में, तो कहाँ जाएगी? तो इस तरह के तो ये पाकिस्तान में हाल है इनके। ना वहां क्रिश्चियन सुरक्षित है, ना सिख सुरक्षित है। और ये चावला आके नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर, इंतहा पसंद मोदी गवर्नमेंट बोलता है। तू मोदी के बारे में बोलने वाला होता कौन है? मोदी जी, आपकी गवर्नमेंट से ये शिकायत है कि आप अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस से सीखिए। मैं कांग्रेस की घोर विरोधी हूं, लेकिन कांग्रेस ने क्या करा? बाबा रामदेव का आंदोलन जबकि शांतिप्रिय था, लेकिन उस आंदोलन को तहस नहस कर दिया। मीडिया को पैसे खिलाए, अपने उसमें लिया अंदर, अपने कॉन्फिडेंस में।
मिटा दो या बना दो, ठीक है। जो पैसों से मान जाए पैसों से मान जाए, जो नहीं खरीदा जाए उसको मिटा दो। ये कांग्रेस की आदत है और कहीं कहीं पर जरूरत होती है। टू मच डेमोक्रेसी इज हार्मफुल फॉर इंडिया। ज्यादा लोकतंत्र, ये जो खुली छूट आपने दी हुई है, स्वतंत्रता और इसकी आजादी उसकी आजादी के नाम पे, ये देश को ले डूबेगी। कल को कोई कुछ बम फोड़ देगा, कहेगा मेरी आजादी है। कोई भारत के टुकड़े, जामिया, JNU, MU, इनके नंगे नाच आपने देखे। आपने कह तो दिया कि सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटीज हो गई हैं, लेकिन कहाँ इन पे हमारे देश के कानून लागू हो रहे हैं? खाते हमारा है, सब कुछ करते हैं, उसके बाद देश में दंगे भड़काते हैं। शर्जिल इमाम करता है, कन्हैया कुमार करता है, इनकी फंडिंग होती है। 8-8 लाख 10-10 लाख रुपए वो कमाता है कन्हैया कुमार, और अपने आप को गरीब का बेटा 3,000 रुपए कमाती है मेरी माँ, ऐसी बातें करता है। कभी आप लोगों ने इनके खिलाफ कार्रवाई करी? अगर इनको मार के निकाल के यूनिवर्सिटीज से इनके घरों की कुर्कियां करी होती, इनकी जो ये कौन है ये लड़की, क्या नाम था उसका, जिसके बाप ने अभी उस पर कुछ आरोप लगाए थे, अगर आपने ये इस लड़की की जो दिल्ली में से संपत्ति खरीद रखी है, जो मुस्लिम लड़की है, अगर इसकी आपने संपत्ति जब्त कर ली होती तो अब मैं मानती आपको, लेकिन आपने ऐसा नहीं करा। आपने शगुरा क्या नाम है उसका, उसको जर्जर को ये जो बेल दी, इसको बेल देने दी। आप लोग ने ही, आपको पता था कि CA का जो आंदोलन ये जो कर रहे धरना, ये कुछ नहीं है, ये केवल देश का विरोध है, देश को रोकना है। 250-250 करोड़ का नुकसान हुआ देश का, पर आपने होने दिया। आपके पास सारे इनपुट थे, सब कुछ पता था। अगर वहां चला देते बुलडोजर और वहां बना देते मीनार, गोलियां चल जाती और इनके डॉक्यूमेंट्स चेक होते, ये यहाँ के भारत के नागरिक नहीं निकलते, और निकलते भी तो ऐसे लोगों का जीने से क्या फायदा? आपको तो वैसे ही हिटलर बोलते हैं, तो क्या फायदा? क्या कुछ नहीं होता, देश में सैंक्शन लगते, लेकिन हम घास की रोटी खा लेते। मोदी जी, देश का नुकसान इस बात से होता है कि आतंकी जो शक्तियां हैं अपना सर उठाएं। सांप का फन फैलाने से पहले नष्ट कर दीजिए। शत्रु को इतना फलने फूलने का मौका मत दीजिए कि बाद में संभालने के लाले पड़ जाएं। मैं आपसे एक भारतीय नागरिक होने के नाते कह रही हूँ, राष्ट्र प्रेमी होने के नाते कह रही हूँ, क्योंकि मैं आपसे सवाल कर सकती हूँ और अपने ही लोगों से सवाल करे जाते हैं। मोदी जी, अगर इंदिरा गांधी ने वो चाहती तो भिंडरेवाला उत्पन्न ही नहीं होता, उसकी उत्पत्ति नहीं होती। उसके पहले टर्म्स अच्छे थे, वो दिल्ली आया जाया करता था। उसको ज्ञानी जैल सिंह ने बताया भी कि ये बॉर्डर पार करके जा रहा है, पाकिस्तान जाता है, वहां से इसको भड़काया जा रहा है, खालिस्तान की खुजली की जा रही है, लेकिन उसे जाने दिया गया और इंदिरा गांधी ने उसे इग्नोर करा। लेकिन जब तक इंदिरा गांधी ने उसे उछाला, जब इंदिरा गांधी को पता चला कि इसने आतंकी छुपा रखे हैं, ये विद्रोह कर रहा है, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया और सुबह या रात उसको वहां से निकाल के गोल्डन टेम्पल पे हमला करवा के, मतलब अंदर घुसा के उसको मरवा दिया। ठीक है, ये नेतृत्व की ताकत थी। और उसने भुवनेश्वर में भाषण दिया कि मेरा देश के लिए मेरा एक एक बूंद कतरा कतरा भी चला जाता है तो मुझे उसका गम नहीं है। उसको शायद अंदाजा हो गया था उसकी मौत का दूसरे दिन, और उसको जब खबर मिली वहीं भुवनेश्वर भाषण के दौरान कि उसके पोता पोती यानी कि राहुल या प्रियंका का एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ, तो वो वापस आई तुरंत। ठीक है, जब वो वापस आई दूसरे दिन या उसी दिन जब वो बाहर निकली तो बेअंत सिंह ने रिवॉल्वर से, उसने स्माइल करी बेअंत सिंह को, बेअंत सिंह ने गोली मारी। और इधर जो दूसरा था सतबीर था, क्या नाम था उसका, जो भी नाम था, सतवेंद्र सिंह, उसका नाम नहीं पड़ा जा रहा, उसने अपने पूरी स्टेन गन जो थी खाली कर दी। तो आप सोचिए, उन लोगों ने स्वर्ण मंदिर का बदला लिया। अगर आप में नेतृत्व की शक्ति है मोदी जी, आपको देश की कमान संभाली है, तो कुछ फैसले आपने ऐसे लेने होंगे, आपको किसी को अपीस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसको आपको अपीस करना पड़े उसने वोट आपको वैसे भी नहीं देना। आपको ये संसद शस्त्र पूरा होने से, जो संसद का शस्त्र है वो पूरा होने से, शुरू होने से पहले इस आंदोलन को तहस नहस करना होगा। ये जो आंदोलन के नाम पे नंगा नाच हो रहा है, और कल अगर आपने इनके वहां से पूरी चीजें हटा दी होती और पुलिस ने वहां से सब खाली कर दिया होता, इतनी सारी आपके पास अर्धबल सैनिक CRPF था, भेजते उनको वहां पर, तंबू खाड़ते और जो आता उसको गोली मार दी जाती, तो कितना अच्छा होता मोदी जी, ये बताइए। ये क्या आतंकी घटना नहीं है मोदी जी कि 300 पुलिस वाले गड्ढों में कूद रहे हैं, हाँ, और महिला पुलिसकर्मी पे लात घूसों से, डंडों से प्रहार हो रहा है और निहत्ते बैठे हैं, उनको गोली नहीं चला सकते, क्यों भाई? तो फिर ऐसी पुलिस का फायदा क्या था? उनको रोड में छोड़ देना था नंगा नाच करने के लिए, प्रॉपर्टी तोड़ने के लिए, डैमेज करने के लिए। मतलब
आपके पास भी इनपुट है, हमारे पास भी इनपुट है कि नकली सरदार भी थे वहां, नकली पगड़ी लगाए हुए भी थे। और ये क्यों नहीं, इसको जिन लोगों ने आपके साथ इन दिल्ली पुलिस के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा था रूट का, फिर उन्होंने रूट बदला क्यों? और ये कह रहे हैं कि भाई उनमें से वीडियोज आ रहे हैं कि बड़ा अच्छा लगा किसान झंडा फहरा। मतलब पहली बात, किसान झंडा क्या है हमें पता है, और किसान झंडा हो या बिचान झंडा हो, पहले तो झंडा खालिस्तानी है। दूसरी बात, कोई भी झंडा था, तिरंगा वहां से निकलना नहीं चाहिए था। और अगर आपको झंडा फहराना था तो आप हाथ से ऐसे ऐसे फहरा देते, उस झंडे को नहीं निकालते जिसके लिए करोड़ों शहीद होते हैं। वो चाहे गलवान की घाटी हो या उरी का तबाही, और आज तक इतने सैनिकों का जो बलिदान है, इतने लोग जो मरे हैं, हमारे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो या फिर सरदार भगत सिंह, इस झंडे के लिए मरे हैं। और इन लोगों का बलिदान ऐसे ही तो नहीं जाया करा जा सकता है। इसलिए ये वक्त आ गया है, आप कड़े फैसले लीजिए। और आपको अगर लगता है कि एक पत्रकार का धड़ा आपकी बुराई करेगा, ये मीडिया मैनेज तो वैसे भी हो जाती है, लेकिन अगर बुराई भी करता है तो इनको सुनता कौन है? डिबेट करेंगे, कुछ करेंगे, हल्ला मचाएंगे, 4-5 लोगों को बुला लेंगे, इनको कौन कर रहा है? क्या इससे आपकी कोताही हो जाएगी? इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है आपके फैसलों से। जो अगर आप लोगों का मनोबल बढ़ा देते, कल आप बाहर आते और कहते ये आतंकवादी घटना है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप अभी भी कह रहे हैं कि ये एक क्रिमिनल टाइप का एक्ट है। ये क्रिमिनल एक्ट नहीं है, ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है, ये आतंकी घटना है जो कल हुई है। और आतंकवादी का जब कोई धर्म नहीं होता तो इनको क्यों बख्शा जाए? ऐसा मत करिए, बहुत देश ने सह लिया है। कल को ये ना हो कि फिर ऐसे ही कोई ताहिर हुसैन जैसा उठ के आ जाए, सीए का उठाया तो ताहिर हुसैन हो गया। बांग्लादेशी घुसपैठिए उसमें शामिल थे, मैंने उस समय वीडियो बनाया था और कहा था कि ताहिर हुसैन और बाकी लोग इसमें शामिल हैं। और कई बार कोई लोग कहते हैं कि तो छोटा सा समूह है, छोटा सा समूह है, लेकिन अगर छोटा सा ही समूह एक कसाब आके ही 400 लोगों को 200 लोगों को घायल कर जाता है, कैप्चर कर लेता है, तो वो एक भी बहुत खराब है। चाहे उग्रवाद इतने में पनपे या इतने में, ये बहुत गलत है। आपने पंजाब में गलती बहुत बड़ी ये करी कि आपने ये बादल के साथ अपना गठजोड़ करा। अगर आप अकेले भी वहां पर अपनी साख बनाए होते, कोई लीडरशिप तैयार करी होती, तो आज ये माहौल नहीं होता। कोई बाजवा को गले लगा रहा है तो कोई अरुषा आलम आ रही है, कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो गर्लफ्रेंड है या जिसको रखेल बोला जाता है, वो अरुषा आलम ISIS की डिफेंस, मतलब सेना की, वहां की पाकिस्तानी सेना की डिफेंस एडवाइजर है, वो वहां आ जाती है। अरे आती तो वो भारत में ही है ना, आती कैसे है वो? अमरिंदर सिंह उसको बुला कैसे लेते हैं, फोटो कैसे खिंचा लेते हैं? कभी आपने जांच करी इन लोगों की आय से अधिक संपत्ति? आपने कभी, मैं ये बोलती हूँ कि आप निष्पक्ष होके, निडर होके जो करते आए हैं, आप वही है ना PM मोदी, जिन्होंने जो गोधरा जो साबरमती एक्सप्रेस जलाई गई थी मुसलमानों द्वारा, कांग्रेस के मुसलमान लीडरों के द्वारा, जो CC कैमरे में आ गया था, 2-3 मुसलमान आए थे, उन्होंने रोक दिया था और पूरे साधु संतों को जला दिया था। तो आपकी गवर्नमेंट में लोगों ने, जनता ने हिसाब किताब ले लिया था ना। तो आप वही नरेंद्र मोदी है ना, कि आप पे हमेशा वो मुसलमान दाग लगाते रहते हैं जबकि वो अपनी बात नहीं बताते। तो आप जब उससे नहीं डरे, जब पूरे विश्व ने आपसे सवाल करा, जब आप उस पर नहीं डरे, तो आप उस पर क्यों डर रहे हैं लोगों का साथ देने में? जो लोग आपको वोट देते हैं उनका सम्मान रखिए, उनकी हिम्मत, आप मनोबल बनाए रखिए, ठीक है? ये ना हो ये योगेंद्र यादव कहता है मैं पैन इंडिया मूवमेंट चलाऊंगा, और पैन इंडिया मूवमेंट के नाम पर ये देश में त्राहम तबाही ले आए। इसकी इतनी हिम्मत तो देखिए। ये योगेंद्र यादव आ रहा है 2 कौड़ी का, जिसको केजरीवाल ने थूक के निकाल दिया इसकी हरकतों की वजह से। केजरीवाल ने तक, जो खुद एक माओइस्ट आदमी है, अराजक आदमी है, अराजकता में बिलीव रखता है, जो अपने दिमाग के घोड़े ऐसे चलाता है कि एक 3rd क्लास आदमी भी उसके सामने फेल हो जाए, वो उस केजरीवाल ने इसको आउट कर दिया। और आप इस योगेंद्र यादव को फिर पनपने दे रहे हैं। बहुत नुकसान में रहेंगे आप लोग, मैं बता रही हूँ। ये ऐसा ना हो कि ये संसद भवन तक पहुंच जाए किसी दिन और फिर इन पे गोलियां चलानी पड़े। मैं जानती हूँ, मैंने पहले ही कह दिया था, ये कांग्रेस जो है ये 84 वाला कांड कराना चाहती है। अगर आप लोगों के पास सारे वीडियो इनपुट होते हैं, सब कुछ होता है, तो भैया इंतज़ार क्यों होता है? ये तो छोटी छोटी सी बातें हमें भी पता थी होने वाली हैं, सारी चीज़ें सारे देश के हर लोग को पता था। अगर 1 हफ्ता 1 महीना पहले इनको मार मार के, पहले दिन ही जब कोई
कल को कोई आएगा पाकिस्तान से, वो बैठ जाएगा रोड में, आप उससे नेगोशिएट करते रहेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के कौन से वो जज हैं, कम्युनिस्ट जज, जो कहते हैं कि भाई देखते रहते हैं तमाशा, जो राम मंदिर में इतने लेट फैसले लिए, जो इस तरह के न्यायपालिका में बैठेंगे लोग, इनसे आप क्या करेंगे? जुडिशरी जिहाद करेंगे। और क्या करेंगे लोग? सबसे पहले अपनी पावर यूज करिए और इनको निकाल के खदेड़िए यहाँ से। जो इस तरह के लोग बैठे हुए हैं इनको बर्खास्त करिए। अगर इनका लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको कैंसिल तो करा जा सकता है, टर्मिनेट तो कर सकते हैं आप इनकी गलत फैसलों पर। मतलब पुलिस है वहां पर लेकिन गोली नहीं कर सकती। आप वही लोग हैं जो कहते हैं कि सोनिया गांधी जो है हमें इसलिए सत्ता में आना है क्योंकि सोनिया गांधी जो है गुलैल मारने को बोलती है और वो पत्थर मारते हैं, तो हम पैलेट गन क्यों नहीं मार सकते, हम गोली क्यों नहीं मार सकते, वो कोई दूध का पैकेट थोड़ा लेने गए। तो भाई ये कौन सा वहां पर भिंडी लेने गए थे, इन पे क्यों नहीं गोली चलाई? आप लोगों ने क्या करा? सीआरपीएफ के जवान, सारी पूरी अर्धसैनिक बल आ रहा है वहां पर, जितने लोग आ रहे हैं वहां पर, पूरी सेना आ रही है, तो उनको क्यों नहीं गोली चलाने दी? और कहते हैं कि भाई, लोग कह रहे हैं कि भाई पुलिस का पेशेंस की दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने मतलब पुलिस घायल हो जाए चलेगा, लेकिन अराजक तत्व घायल नहीं होने चाहिए, लेकिन आतंकवादी किस्म के लोग घायल नहीं होने चाहिए। क्यों भाई? आतंकवादी मर जाते, पुलिस वालों को इतनी सी भी चोट नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि वो पुलिस वाला ट्रेनिंग लेके शपथ खाता है देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, यूं लाल किले को तोड़ने के लिए, फोड़ने के लिए नहीं खाता। खैर, मैं जो चाहती हूं मजबूती से आप फैसला लें। भारत की अखंडता, प्रभुता पे, संप्रभुता पे जो हमला हुआ है, उस पे, सॉवरेनिटी पे जो हमला हुआ है, उसको आप बदहाल करने, मतलब उसको सही करने के लिए, उसको सही स्थिति में लाने के लिए आप कड़े फैसले लीजिए। हम आपके साथ हैं, देश की जनता आपके साथ है। हमारा दिल कल बहुत टूटा है। जो दिल्ली में रहता है उसके मन में एक भय आया होगा, लेकिन जो बाकी शहरों में रहते हैं उनका उस लाल किले से, उस सिंबल से एक अपना भारत के चिन्ह होने का गौरव है। उस गौरव को कोई, उस तिरंगे को, जो हमारा गौरव है, उस लाल किले के में फहराए हुए तिरंगे का अपमान, वो भी 26 जनवरी को कोई अमर जवान ज्योति को पैर मार देता है, उसको जेट सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी जाती है, मशीन दे दी जाती है जो बलात्कार कर देता है। इस देश में क्या हो रहा है? कानून, मुझे लगता है कि इस देश में प्रधानमंत्री से ज्यादा किसी ऐसे आदमी की जरूरत है जो देश को सर्वप्रथम रखते हुए, चाहे उसको कोई कुछ बोले, वो अपने फैसलों में अटल रहे। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में जब इस तरह का शाहीन बाग बनाने की कोशिश करी गई थी, तो लोगों के घर में 3-3 करोड़ के बिल भेज दिए गए थे और उनको मार मार के उनका तंबू बम्बू बना दिया गया था। उसके बाद ऐसी हरकत करने के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं, और जब सोचा तो उसको उसका परिणाम भी भुगतना पड़ा। कहाँ कहाँ से लोगों की गिरफ्तारी हुई और उन पे यूएपीए का एक्ट लगाया गया, टेररिज्म का एक्ट लगाया गया। मतलब भीड़ पीटे लेकिन भीड़ को कोई ना पीटे, ये तो ना चलेगा, ये नहीं चलेगा। अगर समय रहते पहली कार्रवाई कर दी गई होती तो शायद आज ये दिन ही नहीं होता। मैं अपना सौभाग्य मानती हूं कि मेरी मुलाकात ऐसे महान व्यक्ति से हुई 3-4 साल पहले, जब हम ग्लोबल टेररिज्म काउंटर टेररिज्म एक संगठन था, या ग्लोबल टेररिज्म काउंटर एक संगठन था, उसके लिए मुझे भी बुलाया गया था। तो मैं दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में गई थी, वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई थी केपीएस गिल जी से। वो काफ़ी बुजुर्ग हो गए थे और वो उसमें थे, व्हील चेयर या ऐसी कुछ चेयर में थे, उनको चला के लाया गया था। आप जानते हैं केपीएस का, मुझे लगता है काफ़ी जनरेशन को ये भी नहीं मालूम होगा केपीएस गिल थे कौन थे। केपीएस गिल वो महान व्यक्ति थे जिन्होंने पंजाब से खालिस्तान का सफाया करा था। और तब की माएँ बोलती थी, क्योंकि मैंने सारी बातें सुनी अपने बुजुर्गों से, क्योंकि एक राजनीतिक परिवेश की फैमिली से मैं आती हूँ, तो मैंने अपने बुजुर्गों से बातें सुनी थी कि तब वहाँ माएँ फ़ोन करती थी, कहती थी मैंने चाय में नींद की गोली मिला दी है और मेरा बेटा जो है उग्रवादी बनने चला है, आप आके से पकड़ के ले जाओ। इतना कॉन्फिडेंस केपीएस गिल ने दिया था और आतंकवाद ख़त्म करा था। जिसको प्यार से समझाना था प्यार से, जिसको मार के समझाना था मार के, उन्होंने वो ख़त्म करा। हमें आज एक केपीएस गिल जैसे डीजीपी की ज़रूरत है। हमें एक स्ट्रॉन्ग, आपका नेतृत्व स्ट्रॉन्ग है, मैं सवाल नहीं करती आपसे, मैं आप पे संदेह नहीं करती, लेकिन सवाल करती हूँ। लेकिन आप उसे लीजिए भी, आप निर्णय लीजिए, आप सक्षम हैं, हम आपके साथ हैं। इसी संदेश के साथ कि, और ये उम्मीद के साथ, ये अपेक्षा के साथ आप एक स्ट्रॉन्ग निर्णय लेंगे और हमारा सर नहीं झुकने देंगे। मोदी जी, बस इतना कर दीजिए।
इस देश में इस अराजक तत्वों की उत्पत्ति से पहले इनकी जड़ को समाप्त कर दीजिए, और आप ये कर सकते हैं और मैं जानती हूँ। जय जय हिंद, जय जय भारत, जय एकलिंग जी महाराज, हर हर महादेव, जय जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।